दोस्तों स्वागत है आपका भारत की बात में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आज आपके लिए भारत की बात में पूरे देश भर की टॉप न्यूज लेकर आए हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की भारत की बात में पूरे देश भर की टॉप न्यूज। दोस्तों कोरोना संकट में बिहार के बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की पूरी पोल खुल गई है। जी हां, पटना का पीएमसीएच हो या फिर एनएमसीएच या फिर जिला और प्रखंड लेवल का पीएचसी, सभी अस्पतालों की कमोबेश वही स्थिति है। जी हां, सरकार बजट का बड़ा भाग अस्पतालों के भवन निर्माण पर खर्च करती है, इसकी हकीकत भी सामने आ गई है। जी हां, हर साल अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर पीएचसी, रेफरल अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल के जीर्णोद्धार के नाम पर करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जाते हैं। जी हां, वास्तविकता यही है कि पैसे कागजों पर ही खर्च होते हैं। सरकार पीएचसी का भवन बनाने में दिलचस्पी दिखाती है, लेकिन सिर्फ भवन बनाने से स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर नहीं हो सकता। इसके लिए डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ चाहिए। आरजेडी ने भूत बंगला बने सरकारी अस्पतालों की पोल खोलने का अभियान चला रखा है। जी हां, आरजेडी ने अब तक सैकड़ों अस्पतालों के भवन को भूत बंगला बन गए हैं, उसके माध्यम से सुशासन की सरकार को आईना दिखाया है। आरजेडी ने पिछले एक हफ्ते से लेकर अब तक सैकड़ों अस्पताल भवनों की तस्वीर को शेयर किया है। जी हां, आरजेडी नेताओं की तरफ से पंचायत प्रमंडल अनुमंडल में बने सरकारी अस्पताल जो भूत बंगला, गौशाला या फिर खंडहर बन गए हैं, उनकी तस्वीर को शेयर करके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सुशासन की हकीकत क्या है। अस्पताल भवनों की तस्वीर के माध्यम से राजद नेता नीतीश सरकार को आईना दिखा रहे हैं। राजद ने अस्पताल भवनों के जीर्णोद्धार के नाम पर अरबों रुपए खर्च करने के बाद भी खंडहर बने भवनों को दिखाकर पूछ रहे हैं कि क्या यही मरीजों का इलाज होता है। आप राजद और फिर उनके नेताओं के ट्विटर अकाउंट को देखेंगे तो फिर पता चलेगा कि सैकड़ों अस्पताल जिसे सरकार दावा करती है कि वे बेहतर स्थिति में हैं और वहां लोगों का इलाज हो रहा है, उसकी हकीकत को उजागर किया है। जी हां, उसकी हकीकत को उजागर किया है और पता चलेगा कि आखिर बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल है। दोस्तों बिहार में कोरोना से मरने वालों के परिजनों को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। जी हां, ताजा रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री राहत कोष से लोगों को यह पैसा दिया जा रहा है। इनकी जानकारी खुद बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने दी है। जी हां, नीतीश कुमार ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को कहा है कि अपने जिले में कोरोना संक्रमण से जिनकी मौत हुई है उन लोगों की पूरी जानकारी जुटाएं तथा उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करें, ताकि उनके जीवन में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने आवास में कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपदा प्रबंधन समूह की बैठक की। इस बैठक के दौरान उन्होंने ये बात कही है। जी हां, साथ ही साथ अधिकारियों को कई तरीके के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। दोस्तों कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस ने बिहार में कोहराम मचा रखा है। जी हां, बिहार में कल ब्लैक फंगस के 19 नए मामले सामने आए हैं, जिससे कुल रोगियों की संख्या हो गई है 221। जी हां, बिहार में कई मौत भी हो चुकी है, जिससे बीमारी से मरने वालों की संख्या 5 हो गई है। जी हां, पटना के एम्स में ब्लैक फंगस के 7 नए मामले सामने आए हैं। 4 इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान, 4 नए मामले IGIMS में सामने आए हैं। जी हां, 3 भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सामने आए हैं। 1 दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल से सामने आया है। दोस्तों बिहार कांग्रेस ने एक बड़ी पहल की है। जी हां, कोरोना से अनाथ हुए बच्चों की पढ़ाई लिखाई, रहन सहन, खान पान का जिम्मा लिया है। जी हां, बिहार कांग्रेस कोविड हेल्पलाइन प्रभारी कुमार आशीष ने बताया है कि पार्टी एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, उस पर कोई व्यक्ति ऐसे बच्चों के बारे में जानकारी दे सकता है। जानकारी मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी आगे आएगी। जानकारी देने के लिए कोविड हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। जी हां, और यह नंबर है 0612226334। दोस्तों बिहार में पहली दफे पेट्रोल के भाव ने शतक मार दिया है। जी हां, आज अगर आप पटना के पेट्रोल पंप पर जाएंगे तो पेट्रोल का दाम 100 रुपए से ज्यादा होंगे। जी हां, पेट्रोल कंपनियों ने सोमवार की रात सरकार की ओर से हुए दाम में इजाफा के बाद जो रेट तय किए हैं उससे पेट्रोल का दाम 100 रुपए के पार पहुंच गया है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक मंगलवार को एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल की बिक्री 100 रुपए 13 पैसे प्रति लीटर पर होगी। जी हां, सोमवार को इसका दाम 99 रुपए 97 पैसे था, लेकिन आज रात से नए रेट जारी कर दी गई है। जी हां, ऐसे में इसका दाम 16 पैसे बढ़ा दिए गए हैं। हालांकि सामान्य पेट्रोल का दाम तकरीबन 5 रुपए कम है। जी हां, कल पटना जिले में पेट्रोल की कीमत, सामान्य पेट्रोल की कीमत 95 रुपए 41 पैसे से लेकर 95 रुपए 47 पैसे तक रही है। जी हां, ट्रांसपोर्टर के हिसाब से अलग अलग जगहों पर अलग अलग रेट रहता है। जी हां, हालांकि बिहार के ग्रामीण इलाकों में पेट्रोल और डीजल का रेट ज्यादा रहा। जी हां, सीमांचल मिथिलांचल की बात करें तो सीमांचल मिथिलांचल में पेट्रोल का रेट 97 रुपए 38 पैसे और डीजल का रेट 91 रुपए 21 पैसे रहा।
दोस्तों एक बार फिर से भारत बंद होने जा रहा है। जहां लगता तो ऐसा ही है, माना जा रहा है कि आज यानी कि 26 मई को इसका असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में कसकर पड़ेगा। जहां इस आंदोलन को विपक्ष की सभी बड़ी पार्टियों का समर्थन है। संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि चूंकि प्रधानमंत्री ने अभी तक किसान कानून को वापस नहीं लिया है, इसलिए आंदोलन को तेज करने की जरूरत है। जहां उनका यह भी मानना है कि हरियाणा सरकार ने उन पर पुलिस द्वारा जोर जबरदस्ती भी की। यह बात अलग है कि इस कानून को मोदी सरकार ने 2 साल के लिए निलंबित अवस्था में रखने की घोषणा कर चुकी है। लेकिन बात अब कानून की नहीं बल्कि राजनीतिक जीत और हार की है, इसलिए मामला खिंचता चला जा रहा है। लेकिन इस योजना से कई सवाल भी उठकर सामने आने लगे हैं। इस राजनीति के बीच किसान आंदोलन तो है, लेकिन किसानों के मुद्दे गायब हैं। पहली चीज तो यह है कि इस आंदोलन के कारण कांग्रेस का अपना अंतर्गत सामने आ गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री इस आंदोलन के खिलाफ हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी इसका खुलकर समर्थन कर रही है। अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि इससे हालात खराब हो जाएंगे, तो दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू बिना मास्क के किसानों के साथ दिख रहे हैं। अमरिंदर उनको पद नहीं देना चाहते हैं और सिद्धू सरकार या फिर पार्टी में घर वापसी करना चाहते हैं। दोनों बात किसान की कर रहे हैं, लेकिन लड़ाई निजी है। सिद्धू को प्रियंका का समर्थन है और अमरिंदर 10 जनपद की बात नहीं मान रहे हैं। यह तब हो रहा है जब सबको पता है कि चुनाव में बड़ी जनसभाओं से देश को कितना नुकसान हुआ है। उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव के चक्कर में 1000 से ज्यादा टीचर मारे गए। हेमंत बिस्वा शर्मा ने चुनाव से पहले कोरोना को हरा दिया था और लोगों से पूछ रहे थे कि कहां है कोरोना, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद खुद हेमंत बिस्वा शर्मा ने ही असम में लॉकडाउन लगा दिया। जब पश्चिम बंगाल में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जमकर खिंचाई हुई, दोनों को अपनी बड़ी रैलियां रद्द करनी पड़ी। लोगों में नाराजगी थी। ममता बनर्जी ने कोलकाता में चुनाव प्रचार नहीं किया और अंतिम 2 चरणों में चुनाव प्रचार के दौरान चुनाव आयोग की भी नींद टूट गई। लेकिन इसका खामियाजा पूरे देश को उठाना पड़ा। केरल, तमिलनाडु, असम और पश्चिम बंगाल कोरोना के नए केंद्र बन गए हैं। संदेश साफ था कि कोरोना को हम हरा नहीं पाए थे, बल्कि कोरोना दीमक की तरह हमसे चिपक चुका था। लोग केवल इस बात से नाराज नहीं थे कि चुनाव ऐसे क्यों आयोजित हुए, बल्कि नेताओं ने प्रचार के वक्त मास्क भी पहनना बंद कर दिया था। सबका कहना था कि लोग उनको देखने आ रहे हैं, पर कोरोना ने इन सबका गुरूर 2 हफ्ते में तोड़ दिया। कुंभ का आयोजन भी इसी तरह हुआ था। वहां भी राजनीति के चक्कर में जानकारों की बात नहीं मानी गई, पर अंत में राज्य सरकार को कुंभ को खत्म करने का फैसला लेना पड़ा। दोस्तों व्हाट्सएप ने नई प्राइवेसी पॉलिसी स्वीकार न करने वाले यूजर्स को लेकर ताजा बयान जारी किया है। इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म यानी कि व्हाट्सएप ने कहा है कि किसी भी यूजर्स के लिए आने वाले कुछ हफ्तों तक ऐप का कोई भी फीचर बंद नहीं किया जाएगा। हालांकि नई प्राइवेसी पॉलिसी स्वीकार न करने वाले यूजर्स को अपडेट के बारे में बार बार बताया जाएगा। बार बार नोटिफिकेशन आएगा। व्हाट्सएप ने बताया है कि कंपनी भारत में व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा कानून लागू करने तक ये रुख अपना सकेगी। व्हाट्सएप ने कहा है कि वह उसकी प्राइवेसी पॉलिसी स्वीकार न करने वाले यूजर्स की सुविधाएं सीमित नहीं करेगी, लेकिन उपयोगकर्ताओं को अपडेट के बारे में बार बार ध्यान दिलाती रहेगी और नए डेटा सुरक्षा कानून के लागू होने तक ये रुख बनाए रखेगी। हाल ही में सरकार ने व्हाट्सएप को उनकी नई प्राइवेसी पॉलिसी को वापस लेने का निर्देश दिया था, जिसके बाद अब कंपनी के प्रवक्ता ने कहा है कि व्हाट्सएप ने सरकार की चिट्ठी का जवाब दिया है और इस बात का आश्वासन दिया है कि यूजर्स की प्राइवेसी उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता बनी रहेगी। दोस्तों योग गुरु बाबा रामदेव इन दिनों एलोपैथिक दवाओं पर अपने उस हालिया बयान को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। हालांकि उन्होंने अपने बयान को वापस ले लिया है, इसके बावजूद भी यह मामला थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब बाबा रामदेव का नया वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वे दावा कर रहे हैं कि भारत में कोरोना की वैक्सीन की दोनों खुराक मिलने के बाद भी 10,000 से भी अधिक डॉक्टरों की मौत हो चुकी है। योग गुरु बाबा रामदेव की कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें वे आधुनिक चिकित्सा का मजाक बनाते दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में सामने आया वीडियो में बाबा रामदेव योग कर रहे हैं और अभ्यास कर रहे लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। वीडियो में बाबा रामदेव कहते हैं कि एक युवक ने कहा है कि मुझे डॉक्टर बनना है, टर बनना है, डॉक्टर बनना है। 1000 डॉक्टर तो अभी कोरोना के डबल वैक्सीन लगाने के बाद भी मर गए, कितने और 1000 कल का समाचार है। अपने आप को नहीं बचा पाए वो कैसी डॉक्टर है। योग गुरु बाबा रामदेव कहते हैं कि डॉक्टर बनना है तो स्वामी रामदेव जैसा बने, जिसके पास कोई डिग्री नहीं है और सबका डॉक्टर है विदाउट एनी डिग्री के। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर रागिनी नायक ने इस वीडियो को ट्वीट करके जारी करते हुए लिखा है कि डॉक्टर तो टर करते रहते हैं, वैक्सीन की डबल डोज के बाद भी मर गए, जो खुद को ना बचा पाए वो कैसे डॉक्टर हैं। यह रामदेव का कहना है और आप आगे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तीसरा बोला मुझे डॉक्टर बनना है, टर करते रहते, टर बनना है, टर डॉक्टर
1000 डॉक्टर तो अभी कोरोना की डबल वैक्सीन लगाने के बाद मर गए। कल क्या समाचार है? कितने? 1000 डॉक्टर डबल वैक्सीन लगाने के बाद भी मर गए। अपने आप को ही नहीं बचा पाई, वो कैसी डॉक्टरी। तो मैंने कहा डॉक्टर बनना है तो स्वामी रामदेव जैसा बन, जिसके पास में कोई डिग्री नहीं और सबका डॉक्टर है। विदाउट एनी डिग्री, विद डिविनिटी, विद डिग्निटी, आई एम ए डॉक्टर। दोस्तों, कोरोना काल के बाद एक बार फिर से गरीब परिवार के बच्चों की परवरिश को राशि देने की योजना गति पकड़ेगी। यह परवरिश योजना के तहत अनाथ, गरीब, बेसहारा और असाध्य रोग से पीड़ित बच्चों के पालन पोषण के लिए सरकार प्रतिमाह अनुदान की राशि उपलब्ध कराएगी। इसके तहत बच्चों को 900 एवं 1000 की राशि प्रति माह उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना का लाभ बच्चों को 18 साल की आयु पूर्ण होने तक मिलेगी। इतना ही नहीं, एड्स जैसे रोग से ग्रसित लोगों के बच्चों को भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इस संबंध में समाज कल्याण विभाग ने जिला प्रशासन को आवेदन प्राप्त करने का निर्देश जारी कर दिया है, ताकि बच्चों की बेहतर परवरिश करने के लिए योजना का अधिक से अधिक लाभ बच्चों को दिया जा सके। दोस्तों, समुद्री तट पर उठे साइक्लोन यास का कल सुबह से ही सीमांचल, मिथिलांचल सहित पूरे बिहार में जबरदस्त असर पड़ा है। यह हवा के साथ रुक रुक कर हो रही तेज बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यह जबरदस्त बारिश के कारण शहर से लेकर गांव तक के लोग परेशान हो गए। मौसम विभाग द्वारा बेगूसराय जिला को साइक्लोन के रेड जोन में रखा गया था, लेकिन सभी लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी, जिसके कारण अचानक शुरू हुई बारिश ने लोगों को परेशान कर दिया। यह मौसम विभाग के अनुसार 28 मई तक तेज बारिश, आंधी और वज्रपात की संभावना है। अचानक हुई ऐसी बारिश से पशुपालक जहां काफी परेशान हो गए, वहीं सब्जी फसल उत्पादक किसान खुश नजर आ रहे हैं। जहां किसानों ने फसल में खाद देने की तैयारी शुरू कर दी है। यूरिया का भाव दिखाकर दाम बढ़ा दिए गए हैं। बारिश के कारण सबसे खराब हालात शहरों की हो गई है। इधर हल्की बारिश में बिजली गुल हो जाने से लोग काफी परेशान हैं। दोस्तों, देश में कोरोना की पहली लहर आई है और देश ने पहली बार लॉकडाउन देखा। ये लॉकडाउन काफी दिनों तक कायम रहा। अचानक हुए इस लॉकडाउन की वजह से गरीब मजदूरों की स्थिति बहुत खराब होती चली गई। ऐसे समय में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से मदद करने का आह्वान किया। देशवासियों पर इस आह्वान का असर भी पड़ा और अरबों रुपए पीएम केयर फंड में जमा हुए। देश भर से दान देने वालों में से एक का नाम अहमदाबाद के रहने वाले विजय पारेख का भी था। विजय पारेख ने पीएम केयर फंड में करीब 2.5 लाख रुपए जमा किए। लेकिन जब कोरोना की दूसरी लहर आई तो उनकी बीमार मां इलाज के लिए दर दर भटकती रही, लेकिन उन्हें अस्पताल में कहीं भी बेड नहीं मिला। इस वजह से विजय पारेख ने अपना आक्रोश यानी कि अपना गुस्सा अपने ट्विटर अकाउंट पर जताया है। जी हां, 10 जुलाई 2020 को जमा की गई रकम की रसीद भी उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से शेयर किया और लिखा है कि मैंने पीएम केयर फंड में 2.5 लाख रुपए की रकम जमा की, लेकिन मौत के दरवाजे पर खड़ी मेरी मां को बेड तक नसीब नहीं हुआ। दोस्तों, भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी अक्सर ही अपनी पार्टी पर हमला करते हुए नजर आते हैं। यह पिछले कई दिनों से वे बिना नाम लिए अपने ही पार्टी के नेता पर हमलावर हैं, यानी कि अपनी पार्टी बीजेपी पर हमलावर हैं। उन्होंने आज बीजेपी को सलाह देते हुए ट्वीट किया है कि राष्ट्र अब कई आयामों में एक गंभीर स्थिति में है, जिसमें से मैंने ये 3 की लिस्ट पहले ही बनाई है। यह कोरोना, अर्थव्यवस्था और चीन की आक्रामकता। अब किसान आंदोलन के टकराव की संभावना जताई जा रही है। यह एक समाधान है कि राज्य को वैकल्पिक कर देना चाहिए, फिर बीजेपी शासित राज्य अपने रिजल्ट दिखाएं। आपको बता दें कि हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी बात रखने वाले बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भारत में चल रही वैक्सीन की किल्लत को दूर करने के लिए पिछले दिनों भी ट्वीट के माध्यम से राज्यों को सलाह दी थी कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को अग्रिम चेतावनी देनी चाहिए कि कोरोना वैक्सीन की पर्याप्त आपूर्ति न मिलने से सभी गैर भाजपा शासित राज्य एकजुट हो सकते हैं। जी हां, सुब्रमण्यम स्वामी ने सलाह दी है कि सभी विपक्षी राज्य एकजुट होकर विदेश से वैक्सीन ऑर्डर करें और उसका बिल मोदी सरकार को भेज दें। जी हां, वहीं उन्होंने किसान बिल पर हो रहे आंदोलन के बारे में भी केंद्र सरकार को रास्ता बताया था। जी हां, उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को खत लिखकर कहा था कि कानूनों को आवश्यक तौर पर देश भर में लागू नहीं किया जाए। इसकी जगह वे राज्य जहां के किसान कृषि कानून को चाहते हैं, वे केंद्र सरकार को इस बारे में लिखित में दे सकते हैं। इसके बाद उन राज्यों में कानून को लागू किया जाए जिन्होंने यह सुझाव भी दिया था कि अनाजों की खरीदारी सिर्फ वहां तक ही सीमित किया जाना चाहिए जहां पर कृषि व्यापार के अलावा दूसरा कोई और वाणिज्य और व्यवसायी हित नहीं है।
दोस्तों, देश में तीसरी लहर में बच्चों के ज्यादा प्रभावित होने और कोरोना के गंभीर संक्रमण का सामना करने की चर्चा जोरों पर है और कई राज्यों ने इससे निपटने की तैयारी भी शुरू कर दी है। लेकिन विशेषज्ञों और केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि तीसरी लहर में बच्चों के ज्यादा प्रभावित होने के ठोस वैज्ञानिक सबूत नहीं है। जी हां, इसके लिए वे पहली और दूसरी लहर के बीच समानता की दलील देते हुए तीसरी लहर के अलग होने की आशंका को निराधार बताया है। जी हां, तीसरी लहर में बच्चों के ज्यादा प्रभावित होने के बारे में पूछे जाने पर एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि पहली और दूसरी लहर का डेटा देखें तो पता है कि बच्चे बहुत कम संक्रमित होते हैं और अगर हुए भी हैं तो लक्षण कम ही रहे हैं। जी हां, उन्होंने कहा है कि अभी तक कोई भी ऐसा संकेत नहीं है कि तीसरी लहर में संक्रमण बच्चों में ज्यादा होगा और वह भी गंभीर होगा। बच्चे में कोरोना के कम संक्रमण या फिर माइल्ड संक्रमण का कारण बताते हुए उन्होंने कहा है कि इसके पीछे एक वैज्ञानिक तर्क यह दिया जा रहा है कि कोरोना जिस रिसेप्टर के सहारे कोशिका से जुड़ता है वह बच्चों में कम होता है। उन्होंने कहा है कि अभी तक हुए म्यूटेशन के बावजूद कोरोना कमोबेश समान बना हुआ है। जाहिर है रिसेप्टर के अभाव में बच्चों के ज्यादा संक्रमित होने की आशंका नहीं है। यह डॉक्टर गुलेरिया के अनुसार जो लोग बच्चों के ज्यादा प्रभावित होने की आशंका जता रहे हैं उनका कहना है कि चूंकि बच्चों में अभी तक ये हुआ ही नहीं है इसीलिए अगली लहर में उनको ज्यादा संक्रमण हो सकता है, लेकिन अभी तक इसका कोई संकेत नहीं है। दोस्तों, कोविन ऐप पर लगातार रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाने की शिकायतों के बीच बिहार सरकार ने लोगों को बड़ी राहत दी है। जी हां, अब कोविड-19 का टीका लेने की इच्छा रखने वाले किसी भी व्यक्ति को पहले से रजिस्ट्रेशन कराकर स्लॉट बुक कराने के बाद वैक्सीन लेने का बाध्यता अब खत्म हो गई है। केंद्र सरकार द्वारा राज्य को जो नया दिशा निर्देश जारी किया गया है इसके तहत अब कोई भी 18 से 45 साल की उम्र का व्यक्ति बिना किसी से रजिस्ट्रेशन कराए सीधा अस्पताल पहुंचाकर वैक्सीन लगवा सकता है। ऐसे में बिहार में भी सभी सरकारी अस्पतालों में लोगों को केंद्र पर ही टीका के समय ही रजिस्ट्रेशन हो सकेगा। केंद्र सरकार के निर्देश में यह साफ कहा गया है कि सभी सरकारी अस्पतालों में यह सुविधा शुरू हो जानी चाहिए। ऐसे में बिहार वासियों के लिए भी यह सुविधा लागू हो गई है। दोस्तों, देश के किसान अब खरीफ फसलों की बुआई शुरू करने वाले हैं। इस बीच देश में दालों की कीमतों को कम करने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने कुछ जरूरी कदम उठाए हैं। कुछ दालों के आयात में छूट के बाद केंद्र सरकार ने अब राज्य सरकारों को जमाखोरी से बचने के लिए मिल मालिकों, व्यापारियों और अन्य लोगों की तरफ से रखे गए स्टॉक की निगरानी करने का निर्देश दिया गया है। जी हां, मोदी सरकार ने दालों की मांग को पूरा करने और फिर महंगाई पर काबू पाने के लिए 15 मई को मूंग, उड़द और तूर दाल को आयात से मुक्त कर दिया था। पिछले साल अगस्त की बारिश ने मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में मूंग और उड़द की खेतों में कहर बढ़ पाया था, जबकि अक्टूबर के बाद की बारिश ने कर्नाटक और महाराष्ट्र में अरहर की फसल को तबाह कर दिया था। दोस्तों, कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। इन बिगड़ते हालातों पर बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान यानी कि KRK ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। जी हां, कमाल ने इस मुश्किल घड़ी में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को याद किया। उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए एक शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करने की भी अपील की। जी हां, कमाल खान ने कहा है कि बेचारे मनमोहन सिंह जी ने अपनी सारी जिंदगी खर्च करके जो देश बनाया था मोदी जी ने सिर्फ 7 साल में बर्बाद कर दिया। कसम से दिल रोता है ये देखकर। इतना ही नहीं, कमाल खान ने भारत में चुनाव लड़ने के लिए शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करने का सुझाव देते हुए एक अन्य ट्वीट भी किया। जी हां, अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं होनी चाहिए जिसके पास ना तो असली डिग्री है और जो ना अंग्रेजी बोलना जानता है। ऐसे कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए जिसके पास फाइनेंस में मास्टर डिग्री ना हो और 10 साल का अनुभव ना हो। जी हां, कमाल खान के इस ट्वीट पर यूजर्स की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। जी हां, कुछ यूजर्स ने कमाल खान के इस सुझाव का समर्थन किया है तो कुछ ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। दोस्तों, बिहार में लंबे समय से तबादले की प्रतीक्षा कर रहे 4.25 लाख शिक्षकों के लिए यह अच्छी खबर है। यह शिक्षा विभाग ने पंचायती राज और नगर निकायों के प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के ऐच्छिक स्थानांतरण को लेकर तैयारी तेज कर दी है। अगले माह से ऑनलाइन आवेदन के लिए जाएंगे और जुलाई में सॉफ्टवेयर के माध्यम से इच्छुक शिक्षकों के तबादले होंगे। सबसे पहले इच्छित तबादले लेने वालों में महिलाएं एवं दिव्यांग शिक्षक होंगे, जबकि पुरुष शिक्षक पारस्परिक तबादले के जरिए इच्छित के स्थान पर जा सकेंगे। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।